Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 3rd of your Hindi class 3rd. स्वावलंबन। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि जब तक हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ते रहेंगे, बेटा जब तक हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ते रहेंगे और हम सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। मध्यकाल में भारत में एक राज्य था, उसका नाम क्या था? हमीरगढ़। हमीरगढ़ के राजा बड़े वीर तथा प्रजापालक थे और मंत्री जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत दूरदर्शी थे। मंत्री का राज प्रबंध ऐसा था कि प्रजा बड़े ही चैन से रह रही थी। सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अन्याय का कहीं नाम निशान नहीं था। राजा की वीरता की धाक चारों तरफ फैली हुई थी। उसका नाम सुनकर सारे शत्रु कांप उठते थे, परंतु मंत्री के चेहरे पर सदा चिंता की रेखाएं खिंची रहती थी। कुछ दिन बाद हमीरगढ़ राज्य में एक डाकू ने आतंक फैला दिया। प्रजा में त्राही त्राही मच गई। सब परेशान हो गए। मंत्री की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए, पर डाकू बहुत चालाक था। वह आज यहाँ डाका डालता और 2-4 दिन बाद कोई 20 कोस दूर छापा मारता। वह अपने दल के साथ अचानक भूत की तरह प्रकट होता और आनन फानन में लूटपाट करके पलक झपकते ही गायब हो जाता था। सैनिक देखते के देखते रह जाते थे। घेरे जाने के बाद भी वह ऐसे गायब हो जाता था मानो उसे धरती निगल गई हो। वो पकड़ में उनकी कुल मिला के नहीं आ रहा था। राजा ने सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने मंत्री को बुलाया और डाकू के आतंक को समाप्त करने की आज्ञा दी कि कैसे ही इस डाकू के आतंक को समाप्त किया जाए। एक दिन तो डाकू ने कमाल ही कर दिया। ठीक राजमहल के सामने एक साहूकार के यहाँ उसने डाका डाला और लोग जब तक सावधान हो और सैनिक जब तक पहुंचे तब तक तो डाकू 9-11 हो गए। यह देखकर राजधानी में जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए गए। इससे क्या प्रभाव पड़ता था? अगले दिन उसे एक और साहूकार के यहाँ डाका डाला। उसके बाद उसने क्या करा? एक और साहूकार के यहाँ डाका डाला। यह समाचार सुनकर राजा बड़े चिंतित हो उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि जैसे भी हो डाकू को पकड़कर लाओ। मंत्री ने सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी। कुछ दिन तो शांति रही, परंतु एक दिन डाकू रात में 4 जगह डाके डाले, तब प्रजा में त्राही त्राही फिर से मच गई। यह देख मंत्री ने प्रत्येक गांव में चुने हुए सैनिक तैनात कर दिए। वह गांव के नौजवानों को लाठी तलवार चलाना सिखाने लगे। डाकू दल को देखते ही उसे कैसे घेरा जाए, उस पर कैसे हमला किया जाए, ये सब सिखाने लगे। दूसरे गाँव वालों को कैसे सावधान किया जाए, किन बातों की शिक्षा गाँव वालों को दी जाने लगी। गांव गांव में रक्षक दल बन गए। मंत्री गांव गांव में जाकर रक्षक दलों का निरीक्षण करते और गांव वालों का साहस बढ़ाते। अब गांव का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था, प्रत्येक व्यक्ति सावधान था। गांव वाले रात में भी बारी बारी से पहरा देने लगे। आसपास के गांवों के लोग मिलजुल कर महत्वपूर्ण मार्गों पर गश्त लगाने लगे। कुछ दिन तक लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई। लोगों ने समझा कि डाकू डर गया है, पर यह उनका एक भ्रम था। एक दिन एक गांव में डाका पड़ गया। सूचना मिलते ही गांव के रक्षक दल के डाकुओं को घेर लिया, मतलब सबने डाकुओं को घेर लिया, परंतु वे तो अंधेरे में जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। कुछ लोगों ने उसके मार्ग को जा घेरा जहां से डाकुओं के गुजरने की संभावना थी। जैसे ही डाकू उधर से गुजरे वे इन पर टूट पड़े। डाकुओं ने बगल से निकलना चाहा, पर उधर से गांव वालों ने उन्हें ललकारा। अब वे पूरी तरह घिर चुके थे। बच निकलने की कोई संभावना ना देख डाकू दल ने आत्मसमर्पण कर दिया। आनंद फानन में उन्हें रस्सियों से जकड़ लिया। यह देख लोग प्रसन्नता के मारे नाच उठे। गांव वालों ने रात में ही डाकुओं को राजधानी में पहुंचा दिया। राजा को पता चला तो उन्होंने संतोष की सांस ली। राजा ने सोचा मंत्री ने आखिर डाकुओं को पकड़ ही लिया। अगले दिन आम दरबार लगा। डाकुओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रस्सियों में जकड़े डाकू दरबार में लाए गए। डाकुओं के सरदार ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो लोग एकदम चौंक उठे, मानो अंधेरे में भूत देख लिया हो। राजा ने देखा तो क्रोध से उनका चेहरा तमा उठा। गरजकर बोले, तुम नीच कपटी! डाकुओं का सरदार और कहीं नहीं स्वयं मंत्री थे। नीच पाखंडी! तो तेरी करतूत थी ये। राजा क्रोध से कांप रहे थे। तुमने विश्वासघात किया है मंत्री। तुम प्रजा के रक्षक नहीं भक्षक निकले। तुम्हें धन की आवश्यकता थी तो मुझसे मांग लेते। क्या दंड दिया जाए तुम्हें, बोलो? प्राण दंड। मंत्री को प्राण दंड दिया जाए महाराज। इन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। जनता के क्रोध का पारावार ना था। मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे। कड़क कर बोले, बोल पाखंडी, क्या दंड दिया जाए? अब राजा की दृष्टि में मंत्री केवल एक अपराधी था। दंड? मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, मैं समझता था कि महाराज मेरा रहस्य समझ गए होंगे, पर यदि दंड ही देना है तो महाराज पहले मेरे घर से लूटा हुआ धन मंगवा कर जिसका है उसे लौटा दीजिए, फिर जो दंड देना चाहें दीजिए।
मंत्री का रहस्य भरा उत्तर सुनकर राजा चक्कर में पड़ गए। अधीर होकर बोले, फिर क्यों लूटा तुमने उनको? क्यों ना मेरे राज में ये आतंक मचाया? क्या उद्देश्य था तुम्हारा इसमें? क्या चाहते थे तुम? इनकी भलाई। इशारा जनता की ओर था। मंत्री ने अब भी अपना रहस्य नहीं खोला। इनकी भलाई? इन्हें लूटकर, शांति भंग करके? क्या कहना चाहते हो तुम? राजा के स्वर में क्रोध के साथ आश्चर्य भी कम ना था। हाँ महाराज, मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, यदि ऐसा ना करता तो इनमें स्वयं अपनी रक्षा करने की शक्ति कैसे आती? बिना सैनिकों की सहायता से ये एक चालाक डाकू को कैसे पकड़ पाते? सभी गांवों में तो सैनिक नहीं रखे जा सकते ना, फिर ये सैनिकों के भरोसे क्यों रहे? क्यों ना अपनी रक्षा स्वयं करें? महाराज, मुझे संतोष है कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ। अब मुझे विश्वास है कि हमीरगढ़ की ओर आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं कर सकता। अब गांव का प्रत्येक नौजवान सैनिक है, प्रत्येक गांव में रक्षक दल है। मुझे खेद है कि उन्हें अपनी रक्षा आप ही करने की शिक्षा देने का मुझे ये नाटक करना पड़ा। अब महाराज, जो दंड दे मुझे स्वीकार है। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया और जन समुदाय मंत्री की जय जयकार कर उठा। कुल मिला के मंत्री ने कितनी बुद्धिमत्ता से ये काम किया था और फाइनली वो सब लोगों को सैनिक बनाने में सफल हुआ। ये था हमारा स्वावलंबन, जैसे कि हम अपना काम दूसरों के भरोसे ना छोड़ें और खुद ही अपने जिम्मेदार बने, आत्मनिर्भर बने कि हम अपना काम स्वयं कर सकें। यही सीख हमें इस पाठ से मिलती है और हमें भी हमेशा आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, सो आपकी अध्याय ख़त्म होता है, हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं इन न्यू क्लास। ओके, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।